पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और जो इंग्लिश चल रही है, और इंग्लिश में अपन देख रहे थे कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, नाउन केस आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो अपन एक बार फिर उसको रिपीट कर देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हमारा स्टार्ट हो चुका था और कहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हमने आपको बताया था कि नाउन के अंतर्गत जो 4 पोर्शन दिए हुए हैं वो यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद यदि हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इसका मतलब पहले नाउन टॉपिक को पूरा डीपली अपन देख लेते हैं, जिसमें से थर्ड पोर्शन जो चल रहा है अपना नाउन में, वो कौन सा आज स्टार्ट होगा, नाउन केस। तो अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउन केस। अब देखिए, जो वर्ड दिया होता है इसको तैयार करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा समझें। किसी भी सिस्टम को यदि अच्छे से समझना है तो उस सिस्टम की जो हाईलाइट दी हुई है, जो हेडिंग दी हुई है, उसका मतलब यदि हमें सही समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई सारी बातें आएंगी वो अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो टॉपिक दिया उस टॉपिक का हमें मतलब समझ में क्या है, आना चाहिए। तो जैसे अपन देख रहे हैं, इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन समझते हैं केस का मतलब क्या होता है। केस का मतलब होता है, अपन देखते हैं, संबंध की बात की जा रही है। इसका मतलब ये संबंध कारक है। और जब ये संबंध कारक है, थोड़ा ध्यान दें, नाम से स्पष्ट होगा, केस मतलब संबंध। तो आप डेफिनेशन में भी देख रहे हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो केस वर्ड है वो क्या बात करता है, रिलेशन की बात करता है। और जब रिलेशन की बात करता है तो किससे रिलेशन की बात करता है, उसमें लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन की बात करता है। नाउन से भी है और प्रोनाउन से भी। ठीक है भैया, देख लो, नाउन और प्रोनाउन से। फिर उसमें क्या लिखा हुआ, विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। फिर अपन देखते हैं कि इसका अदर वर्ड से भी क्या होता है, रिलेशन देखने को हमें मिलता है, अदर वर्ड्स। और जो रिलेशन है वो किसमें, सेंटेंस की बात की जा रही है। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है, सेंटेंस में प्रोनाउन भी हो सकता है, सेंटेंस में हमारे अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। और ये जो स्टेप करता है वो हमारा क्या करता है, केस। क्योंकि केस किसको शो करता है, रिलेशन को वर्त करता है। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में जो डेफिनेशन का जो अर्थ निकल कर आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड दिए होते हैं, हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, उसका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यदि वर्डों को सही तरीके से अपन ने कनेक्ट कर लिया, यदि वर्डों को सही तरीके से अपने रिलेशंस को कनेक्ट करा दिया, तो सेंटेंस में फिर हमारी कोई भी एरर देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझिए। प्रैक्टिकली कैसे समझिए, जैसे अपन देख रहे हैं कि मान लो कोई पर्सन है। अब एक पर्सन होता है तो अपन ये देख रहे हैं कि उस पर्सन के साथ में बहुत सारे लोगों के रिलेशन जुड़े होते हैं। अब रिलेशन जो जुड़े होते हैं तो कैसे कैसे रिलेशन जुड़े होते हैं उसको अप्लाई समझने की कोशिश करेंगे। इसके माता भी होते हैं, इसके पिता भी हो सकते हैं, हो सकते क्या होते हैं, इसकी क्या सिस्टर भी हो सकती है ना, इसकी बुआ भी हो सकते हैं, इसके मामा भी हो सकते हैं, इसका दोस्त भी होता है ना, इसके नाना भी हो सकते हैं, इसकी पत्नी भी हो सकती है, हो सकती क्या होगी, क्योंकि मोस्टली बनी जाती है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि एक पर्सन के कितने लोगों के साथ में रिलेशन है। जब कितने लोगों के साथ में रिलेशन है तो इस पर्सन का जो रोल है, जो इसकी भूमिका है, वो एक भूमिका को यदि ध्यान रखेगा, अपने कर्तव्य को उसके प्रति याद रखेगा, तो रिलेशन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे हम देखते हैं कि ये पर्सन है, जब अपनी सिस्टर के साथ सामने जाता है तो सिस्टर के प्रति जो रोल सिस्टर के प्रति बनाए गए, जो कर्तव्य बनाए गए, वैसा बिहेव करता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो पत्नी से जुड़े हुए जो रोल बनाए गए हैं वो पत्नी जैसे रोल अदा करता है। अब यदि वही व्यक्ति पत्नी वाली रोल सिस्टर के साथ अदा करे और सिस्टर वाली रोल पत्नी के साथ अदा कराए, तो इसका मतलब वो रिलेशन हमारे कभी बेटर नहीं चल सकते, रिलेशन अपने आप ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के इसको अप्लाइड में यदि हम समझते हैं तो यही आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे इंग्लिश में भी जो वर्ड होते हैं, प्रत्येक वर्ड का एक नियत स्थान होता है, फिक्स स्थान होता है, और उसके अपने आप में हर वर्ड के साथ में एक रिलेशन होते हैं। यदि वर्डों का प्लेस बदल देंगे तो सेंटेंस में एरर आ जाएगी। यदि यही बात हम अच्छे से समझ जाएं तो फिर इंग्लिश में हमें स्पोर्ट्स एरर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे सपोज दैट, मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया कि आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब लिखा हुआ कि आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ठीक है।
एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो थोड़ा समझेंगे, यानी आई का रिलेशन इसके साथ में भी है, आई का रिलेशन इसके साथ में भी है, आई का रिलेशन इसके साथ में भी है। तो आई जो हमारा केस है, इसके रिलेशन हमें प्रत्येक वर्ड के साथ में देखने को क्या मिल रहा है। अब इसमें ये कैसे कहें कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। यदि हम यहाँ पर एक्सेप्ट लिख दें और इसके बाद में आई लिख दें तो आप देख रहे हैं कि इसमें एरर आ गई, क्योंकि जो स्थान जिसका फिक्स है यदि उसको उस स्थान पे हमने नहीं रखा, यही हमारी एरर कहलाती है। इसका मतलब हर सिस्टम का एक नियत स्थान होता है, वही अंग्रेजी में, वही हमारी अप्लाइड लाइफ में। तो इसका मतलब हमें सबकी प्लेस पता होना चाहिए। और सबकी प्लेस कब पता होंगे, जब तुम्हें सबके नाम पता होंगे। कोई टॉपिक ही चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, शब्द भेद। वर्ड में डिफरेंस करना आना चाहिए, किस वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, और जिस वर्ड को जिस नाम से जाना जाता है तो उसका प्लेस भी कैसा होता है, पहले से फिक्स होता है कि इस प्लेस पर इस वाले वर्ड को रखते हैं, इस प्लेस पे इस वाले वर्ड को रखते हैं, इस प्लेस पे इस वाले वर्ड को रखते हैं। लेकिन कब रख पाओगे, जब उसकी तुम अच्छे से पहचान कर लोगे कि ये नाउन है, कि ये प्रोनाउन है, कि ये एडजेक्टिव है, कि ये एडवर्ब है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जिसकी स्ट्रांग होती है उसकी ग्रामर अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच काफी बोरिया टॉपिक होता है, इसको काफी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको इंटरेस्टेड बना के पढ़ेंगे। यदि आपने शब्दों की पहचान करना सही सीख ली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे घर में जितने मेंबर्स होते हैं हम सबको पहचानते हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी सिस्टर है, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा दोस्त है। तो जो भी पर्सन तुम्हारे सामने आता है आप उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार की उसके साथ टॉकिंग करते हैं, तो रिलेशन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यदि तुम्हें पहचान ही ना कराया जाए कि ये हमारे पिता हैं, कि ये हमारे दोस्त हैं, कि ये हमारी बुआ हैं, कि ये हमारे मामा जी हैं, तो फिर आप किसी के साथ किसी भी प्रकार की बातें करेंगे तो रिलेशन हमारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वही असभ्यता का परिचय होता है, वही इंग्लिश है। यदि शब्दों को हम अच्छे से पहचान लें तो हमें पता है कि किस शब्द का रिलेशन किस शब्द के साथ में कनेक्ट है और किसका स्थान किस जगह है, तो फिर इंग्लिश को हमें समझने में, उसको राइट करने में, स्पोर्ट्स एरर को फाइंड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि इंग्लिश में यही व्यवस्था होती है कि वर्डों को सिस्टमेटिक लगाना आना चाहिए। कभी सिस्टमेटिक लगाने की बात आती है तो कभी सिस्टमेटिक तरीके से उसको तोड़ दिया जाता है, तो कभी उसको क्या जोड़ दिया जाता है। इससे एग्जाम्पल के रूप में हम समझना चाहें, जैसे मान लो एक साइकिल है, साइकिल के सारे पार्टों को आप खोल के रख दो और फिर उन्हीं सारे पार्टों को यदि तुम्हें लगाना आता है तो साइकिल यूजफुल हो जाएगी। वही इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या होता है, सारे पार्टों के नाम तुम्हें पता है, कहीं भी उसको रख दो, लेकिन किसको कहाँ लगाना होता है, जिसका जहाँ यूज होता है उसके अलावा यदि तुम्हें लगाना आ गया तो इंग्लिश में कुछ भी ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब इसमें हम ये देख रहे हैं कि सभी की वैल्यू है। यदि हम इसमें से एक्सेप्ट को हटा दें और फिर क्या बनेगा हमारा, आई योर प्रपोजल। अब भैया ये लिख रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि सेंटेंस का सही सेंस जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब हो सकता है अपन लिख दें कि भैया योर प्रपोजल और यहाँ लिख दें आई, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो इसका मतलब जिसका स्थान जहां फिक्स है वो चीजों को वहीं रखेंगे तो ही आंसर हमारा राइट आएगा, नहीं अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि आपने हेडिंग में क्या पढ़ा हुआ है कि रिलेशन बनाता है। जो केस है किसी भी सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड के साथ में रिलेशन बनाता है, चाहे वो नाउन के साथ रिलेशन हो सकता है या प्रोनाउन के साथ रिलेशन हो सकता है, या सेंटेंस में जितने भी वर्ड दिए होते हैं हर वर्ड के साथ में कोई ना कोई रिलेशन हमें देखने को मिलता है। और यदि सिस्टम से रिलेशंस को कनेक्ट कर देंगे तो फिर हमें इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए इसमें से अपन पढ़ते हैं जो हमारे केस हैं, तो केस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नाउन केस में हमने देखा कि जो हमारे नाउन केस हैं उन नाउन केसों को अपने देखा गया है कि जो नाउन केस हैं वो कितने भागों में बांट दिए गए, 4। तो नाउन केस को 4 भागों में बांटा गया, उसमें से कौन कौन से बता दिए गए, जिसमें से एक आपको बता दिया गया है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, या इसी को अपन देखते हैं सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। इनमें हम आगे चल के सब अंतर बताएंगे कि नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में भी क्या अंतर होता है। एक एक माइनर अंतर क्लियर होना चाहिए आपका। पहले से आपको पता है कि भैया इसको सेम बोल देते हैं, जनरली लोग कह देते हैं कि उसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में भी माइनर अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जनरली तुम्हारे पास क्या नॉलेज होती है कि चाहे उसको नॉमिनेटिव केस कह दो और चाहे उसको सब्जेक्टिव केस कह दो, तो पहले अपन उसको जनरली थ्योरी को पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसको डिफाइन कर देंगे जब प्रोनाउन टॉपिक आएगा कि किसको नॉमिनेटिव कहते हैं और किसको सब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन जनरली बेसिक जानकारी के लिए आपको यहाँ बेसिक तरीके से देख लेंगे कि उसको कुछ समय के लिए ही मानेंगे कि दोनों सेम ही चीज है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव केस, और चौथा जो इसका जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है वोकेटिव केस। तो इस चार केसों को अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं क्या है, शामिल किया गया। अब इसमें से अपन एक ही केस को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेटर डिस्कस करते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस की यदि अपन बात करते हैं, नॉमिनेटिव केस थोड़ा समझिए आप इसको, नॉमिनेटिव केस, या इसी को आपने देखा जनरली में क्या बोल दिया जाता है, सब्जेक्टिव केस। अभी अपन जनरल पढ़ रहे हैं तो उसको जनरल के हिसाब से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, इसको क्लियर करके बता दिया जाएगा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव के अंतर है। इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब इसको हिंदी क्या बोलते हैं, कर्ता, मतलब बिना कर्ता के कभी कोई कार्य हो सकता है। जब तक तो कोई कार्य करने वाला नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं आएगा, और जब तक कार्य करने वाला होगा तो जब तक वो क्रिया नहीं करेगा तो परिणाम कहां से आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ड दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, और यही टॉपिक आगे चल के जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को यूज करने वहां आपको क्या कर दिए जाएंगे, सिखा दिए जाएंगे। तो कर्ता है तो इसका मतलब क्रिया है, और कर्ता ने क्रिया की है तो कर्म आना निश्चित है। तो ये चीज हमें पॉजिटिव वे भी सिखाती है कि हम जैसा कार्य करते हैं वैसा परिणाम आता है। तो कर्ता आप कार्य करने वाले हैं तो आप ही क्रिया करने वाले हैं, और जब आप कार्य कर रहे हैं मतलब क्रिया कर रहे हैं तो परिणाम भी आ रहा है। इसका मतलब डिपेंड ये करता है कि आप कैसी क्रिया कर रहे हैं, आप कैसा एक्शन ले रहे हैं। जैसा एक्शन ले रहे हैं वैसा ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपको पॉजिटिव भी सिखाता है कि हम अपने एक्शन को सुधार लें तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। जीवन में कुछ नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी गलतियों को फाइंड करें कि हम जो एक्शन ले रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो हमसे क्या क्रिया ऐसी गलती हो रही हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जो आप सोच रहे हैं। बस सोचने का अंतर क्या होता है कि आप चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसका मतलब कि आपका जो एक्शन है वो सही नहीं है, इसलिए जो सोचते हैं वो आपको नहीं मिलता है। जो आप सोचते हैं वही एक्शन लेंगे तो आपको 100% मिलेगा। तो अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट करें, और एक्शन परिणाम में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम सोचते कुछ ज्यादा अच्छा है और करते कुछ एवरेज है, तो फिर जो सोचा वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ से कहीं ना कहीं करता है, सिखाता। तो चलिए देखते हैं अपन। अब इसका मतलब नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिए, जस्ट मैंने इसके बारे में पूरा आपको सब कुछ चैप्टर समझा दिया है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें मैं इसलिए आपसे बातें कर देता हूँ इस तरह की, क्योंकि जो आज सब्जेक्ट पढ़ने के जो तरीके हैं उसको समझने की कोशिश किया करें। क्योंकि कभी कभी हो सकता है किसी स्टूडेंट को या जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उनकी बात लग रही होगी ये समझाते कम है बोलते ज्यादा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी किताबी ज्ञान है यदि उसको व्यवहारिक ज्ञान में आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप एक पढ़े लिखे की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि किताबी कीड़े हो गए हो, किताबी कीड़े वाला व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि अच्छा डिसीजन मेकर वही बनता है जो अपने ज्ञान को अप्लाइड दुनिया में इंप्लीमेंट कर लेता है। तो आज बदलते हुए परिवेश में जो भी स्टडी करें उसको अप्लाइड करके स्टडी करें, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, जिसके माध्यम से लोगों को भी बेनिफिट दे सकें और अपने भी बेनिफिट ले सकें। तो पढ़ना हुआ। तो इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है, कुछ लोग पढ़े पढ़े होते हैं, लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे उसको बोला जाता है जिसने किताबी ज्ञान के साथ साथ में उसको व्यवहारिक ज्ञान में कन्वर्ट कर लिया, यानी व्यवहारिक दुनिया उसको प्रयोग करना चालू कर दिया, उसी को पढ़े लिखे बोलते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि लोग पढ़े ज्यादा हैं और लिखे कम है, तो व्यवहारिक ज्ञान का अभाव देखने को हमें मिल रहा है। तो कंपटीशन में जब हम आ रहे हैं तो बड़े बड़े पदों पर जॉब करेंगे। जब बड़े बड़े पदों पर जॉब करेंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशन पब्लिक के साथ में ज्यादा होंगे। जब पब्लिक के साथ में ज्यादा होंगे तो पब्लिक के लिए आपको बेटर कार्य करना है। जब बेटर कार्य करना है तो पब्लिक को आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। इसके लिए इस व्यवहारिक ज्ञान को आप यदि इंटरकनेक्टेड करके स्टडी करेंगे तो इन फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे होंगे हर जगह वो आपको क्या करेगा, बेनिफिट कराएगा और गोल्स की ओर ले जाने की क्या करेगा,
पूरा का पूरा प्रयास कराएगा और आपको लगभग गोल्स क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर एक बार अब अपना जाते हैं किताबी ज्ञान पर। अभी अपने उसको देख लिया व्यवहारिक ज्ञान में, अब इसको इंप्लीमेंट किसमें कर देते हैं, किताबी ज्ञान में। कैसे, देखिए समझिए। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा, डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है, आपको पता पड़ रहा है, सेंटेंस मतलब वाक्य, कोई भी वाक्य होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, लगभग आपको पता है 99% जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, या तो नाउन से होती है या प्रोनाउन से होती है, नाउन या प्रोनाउन से होती है। इसका मतलब आपको पहले से सारी चीजें पता हैं कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो वो किससे स्टार्ट होगा, या तो नाउन से स्टार्ट होगा या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन से होती है उसी को हम बोल देते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेटिव केस, या उसी को बोल दिया जाता है सब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस के स्टार्ट में जनरली जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो नॉमिनेटिव केस से होती है या सब्जेक्टिव केस से होती है। आपको ऑलरेडी से पता है कि नॉमिनेटिव केस होगा या सब्जेक्टिव केस होगा, वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आपसे पहले से उसका नाम पता पड़ गया ना कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, नॉमिनेटिव केस से या सब्जेक्टिव केस से। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हमेशा किस फॉर्म में आएगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो हो सकता है किसी बच्चे को अभी प्रोनाउन पहचान करना नहीं आ रहा हो क्योंकि टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए जनरली से एक छोटी सी ट्रिक मैं दे रहा हूँ, और जो ट्रिक होती है वो एवरेज होती है क्योंकि कंप्लीटली बात उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ट्रिक का मतलब क्या हो रहा है कि जिसका नाम है वो नाउन है और जिसका वो नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। तो जस्ट अभी तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हो रही है, यदि किसी का नाम लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि नॉमिनेटिव केस के रूप में नाउन आ गया। यदि किसी का हम देख रहे हैं नाम नहीं लिखा है तो समझ जाएंगे कि जो सब्जेक्टिव केस आ रहा है या नॉमिनेटिव केस आ रहा है वो प्रोनाउन के फॉर्म में आ रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को देख करके हम नॉमिनेटिव केस और आप सब्जेक्टिव केस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। टॉपिक ही चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के सही तरीके से पहचान करना हमें आना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में देखिए समझने की कोशिश करें। जैसे अपन देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ने अपन ने क्या लिखा, हमने आपके सामने लिख दिया कि राम सेड टू मी। क्या लिखा हुआ है, राम सेड टू मी। तो अभी जो आपको जानकारी दी जा रही है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चले। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जो जो आपको बता दिया गया है, जो जो आपको दिया है, बस उसी को आप चेक किया करें, अपने मन से कुछ नहीं सोचा करें। मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि अपने मन से दिमाग चलाने लगता है, ये क्या है। नहीं, हमें दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो सामने लिखा हुआ है बस उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो सामने लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ना सोच करके अपने माइंड से अलग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही आपके आंसर क्या होते हैं, गलत जाते हैं और आप डाउट में रहते हैं, आपको अच्छी से बात समझ में नहीं आती है। पूरा ध्यान यही दो। जैसे मान लो आपसे मैंने क्या बोला, सेंटेंस होगा, ठीक है, ये सेंटेंस मिल गया। फिर दूसरी कंडीशन अपने बोली सेंटेंस के स्टार्ट में जाओ, अपन स्टार्ट में आ गए, ये क्या है, स्टार्ट आ गया, इसका शुरुआत हो रही है इसकी। अब अपन देख रहे हैं कि स्टार्ट में जो केस आता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव बोलते हैं। जिसको मतलब कौन सा केस लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव लिखा है, या इसी को क्या बोल देते हैं, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। जो बताया गया उसको इंप्लीमेंट करते जाइए। फिर आपसे बोला गया है कि चाहे नॉमिनेटिव केस आए चाहे सब्जेक्टिव केस आए, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस आया तो राम लिखा हुआ है, और राम एक नाम है। जब नाम होता है तो उसको नाउन बोलते हैं। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ जो नॉमिनेटिव केस आया वो किस फॉर्म में आया, हमारा नाउन के फॉर्म में हमें देखने को क्या मिलता है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को देख करके पहचान कर सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है वो नाउन है या प्रोनाउन है। इसी प्रकार से इसी सेंटेंस को यदि हमने ऐसे लिख दिया कि आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, इसका मतलब फिर यही इंप्लीमेंट कर दो जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्या किया कि सेंटेंस है क्या, हाँ भैया सेंटेंस है, पहली कंडीशन इंप्लीमेंट हो गई। अपना दिमाग मत चलाइए। फिर देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, हाँ इसकी स्टार्टिंग भी हुई है, ठीक है, इस चीज को भी अपने देख लिया, स्टार्टिंग हो गई। फिर अगली कंडीशन अपन क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग हुई है, तो स्टार्टिंग वाले वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता पड़ गया है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, नॉमिनेटिव बोल देते हैं या इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं जनरल भाषा में। तो आपने इसको बोल दिया, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आया है ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि जिसका नाम नहीं होता है वो नाउन है, जिसका मतलब हमें पता पड़ गया कि इसका नाम तो है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये प्रोनाउन हो गया।
तो अपन ने देखा इन दो सेंटेंसों के माध्यम से हमने समझने की जो कोशिश की है वो क्या कोशिश की हुई है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमेशा वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस से होती है, और नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के रूप में हमेशा ही या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो सोचो कितनी सिंपल बात है, यदि एक बार तुमने एक बात को अच्छे से समझ लिया तो लगभग लाखों सेंटेंस भी देखेंगे तो उसमें यही कंडीशन इंप्लीमेंट देखने को मिलेगी। तो एक बात इतने अच्छे से समझो, जो लाखों मटेरियल, जो लाखों डाटा है, वो एक ही कॉन्सेप्ट से लाखों डाटा आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसी को कहते हैं कि कम को जान करके बहुत का आइडिया लगाने की कला कहते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ते चलें। तो मेरे हिसाब से कोई भी सेंटेंस में आप नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस की पहचान कर सकते हैं, और आपको पहले से फिक्स है कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो धीरे धीरे करके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने वर्ड हैं सारे वर्डों की आपने पहचान करना सीख लिया, और उसका स्थान भी फिक्स होता है कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पर एडवर्ब आएगी। तो इसका मतलब फिर किस बात की गलती, सिर्फ शब्दों की पहचान करना नहीं आता है, इसलिए हमसे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्या होती बनी रहती है और डाउट बना रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखा करें जो सामने दिया हुआ करे उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है खत्म हो जाता है।